हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम 3 नवंबर यानी आज का जो है द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो है 3 आर्टिकल हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या 3 एडिटोरियल बोल दो। तो मेरे को इसमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि तीनों एडिटोरियल अगर मैंने एक साथ कराया तो आप समझ भी नहीं पाओगे। तो इस वाले पार्ट में हम पहला एडिटोरियल लेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसी 3 नवंबर का पार्ट 2 का वीडियो भी आएगा, तो आप उसको भी देखिएगा। उसमें जो है हम एक आरबीआई वाला आर्टिकल आया, एडिटोरियल जो आया है, और एक जो माल न्यूट्रिशन पे एडिटोरियल आया है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कुछ जो है यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट भी आए हैं, उनको भी हमने पार्ट 1 में ही कवर करा है। शुरुआत करते हैं द हिंदू की। फ्रंट पेज पे आज के आप देख सकते हो स्टार्ट कंपेनर के बारे में लिखा हुआ है। स्टार्ट कंपेनर क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको द हिंदू की क्लास में बता रखा है, जब भी हिंदू की क्लास है स्पेशल क्लास में होती थी अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। अब स्टार कंपेनर का इशू अभी क्यों आया है, तो फॉर एग्जांपल आपको याद रखना है ये केस रिसेंटली क्या हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमलनाथ, ठीक है, ये आपको पता है कांग्रेस के लीडर हैं और एमपी से जो है ये मुख्यमंत्री भी रहे थे मध्य प्रदेश के, ठीक है, और एमपी में बाई इलेक्शन हो रहा है। तो उस दौरान जो है इन्होंने कुछ जो है अपशब्द बोले थे, तो बीजेपी वालों ने इनकी क्या करी थी, शिकायत करी थी इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा, इनको पनिश करके इनके ऊपर से स्टार कंपेनर का टैग हटा दिया। आपको पता है हर पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अदर कोई भी पार्टी हो, सबके अपने अपने कुछ होते हैं स्टार कंपेनर जिनकी लिस्ट उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा करनी पड़ती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, जब इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ के ऊपर से जो है क्या करा, स्टार कंपेनर का टैग हटा दिया, तो कांग्रेस वाले क्या गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर को स्टे लगा दिया, ठीक है। और बल्कि उन्हें डाटा भी है, उनको क्या लिखा, Who gives you the power to determine who is the leader of the party? इलेक्शन कमीशन से पूछा आपको किसने ये शक्ति दे दी कि आप डिसाइड करोगे कौन स्टार कंपेनर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और वी आर स्टेइंग दिस ऑर्डर, हम इस ऑर्डर को क्या करते हैं, यहीं पे रोकते हैं। आपके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। इवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसको मैं डिटेल में पेपर नंबर 2 में पढ़ाता हूं, उसका सेक्शन 77(1) कहता है कि किसी भी पार्टी का स्टार कंपेनर कौन होगा या किसी को हटाना है, ये पार्टी का सोल अधिकार होता है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई पावर नहीं है। तो उन्होंने ऐसा जजमेंट क्यों ले लिया, क्लियर। तो भैया पेपर नंबर 2 में इलेक्टोरल रिफॉर्म में हम इस एग्जाम्पल को पुट करेंगे कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उस ऑर्डर को रोका। याद कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आपको पता है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, पार्टिकुलेटर मैटर जो है 2.5 और 10, इनका बहुत ज्यादा क्या रहता है, दिक्कत रहती है। पराली जलाने से दिल्ली के आसपास के जितने भी क्या है पड़ोसी राज्य है, वहां पे आप क्या करते हैं, किसान जो है पराली जलाते हैं तो उसका धुआं क्या आता है, दिल्ली में आ जाता है। और जाड़े में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्यों, टेम्परेचर इन्वर्जन भी एक फिनोमिना होता है। ये सब मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, तो आपको ये याद रखना है, ये भी एज ए एग्जाम्पल कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये क्या करा है, अनाउंसमेंट करा है कि भैया अब दिल्ली के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं लगेगी, केवल हाईटेक सर्विस इंडस्ट्री लगेंगी। और केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है, जिससे कि भैया फ्यूचर में पॉल्यूशन कम हो सके। सबको समझ में आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप होगा जिसको हम क्या रखेंगे, पेपर नंबर 3 इन्वायरमेंट में पुट करेंगे। अब आ जाते हैं भैया आपके एडिटोरियल में, एजुकेशन वाला थोड़ा लंबा एडिटोरियल है, लेकिन थोड़ा इसको फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल वे से समझना पड़ेगा जिन्होंने भी ये आर्टिकल लिखा है, क्लियर। इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर तंग कस के ये बोला है, यानी इसका क्रिटिसिज्म करा है कि ये पॉलिसी भी अभी भी शिक्षा क्षेत्र में जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार उनके बीच का जो गतिरोध होता है किस कुछ इशू पे, उसको अभी भी जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। तो जब आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है तो सॉल्यूशन भी क्या दे पाएगी, यानी कि ये भी एजुकेशन पॉलिसी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। कौन कह रहा है, जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है। हम इनके मत से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन हमें क्रिटिकल एनालिसिस के कुछ पॉइंट मिलने हैं जिसको हमें चुपचाप यहां से पकड़ लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले एनालिसिस लिखते हैं फेडरल इशू में। फेडरल इशू क्या होता है आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे क्या है, बहुत सारी राज्यों में अपनी अपनी सरकारें हैं। तो राज्य सरकारों जो अपना रिप्रेजेंटेशन करती हैं वो है फेडरल, और सेंट्रल और फेडरल इशू क्या होता है ये मैंने आपको लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर हम इतिहास को देखें तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इवॉल्व इन द प्रोविंसेस,
अगर हम इतिहास को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन का सिस्टम प्रोविंसी से ही स्टार्ट हुआ था और आज वो प्रोविंसी स्टेट बन गई, यानी कि ओरिजिनली क्या है, राज्य सरकारों को ही जिम्मेदारी थी शिक्षा की। 100 ईयर एगो द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज फॉर्म। सब कुछ हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी माध्यम वाले भी नोट्स बना सकते हैं। 100 साल पहले जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर्म हुआ था। इसका काम था एक कॉमन प्लेटफॉर्म और एक कोऑर्डिनेशन करने वाला रीजनल रिस्पॉन्स। रीजनल रिस्पॉन्स मतलब अलग अलग प्रोविंसेस में क्या एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है वो सब कोऑर्डिनेशन करना। और इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का काम केवल एडवाइजरी नेचर का होता था, यानी कि केवल एडवाइस करता था। तो अब ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं ये इतनी पुरानी बात क्यों उठा रहे हैं? इतनी पुरानी बात वो इसलिए उठा रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि भैया शुरुआत में शिक्षा जो थी वो प्रोविंसीज के ऊपर ज्यादा थी कि वो कैसे अपने अपने राज्य में शिक्षा को क्या करें, वरीयता दे, किस तरीके का बोर्ड करना है, समझ में आया। और जो सेंट्रल लेवल पे जो बोर्ड था वो केवल एडवाइजरी नेचर का था। लेकिन आज उल्टा हो गया है, केंद्र सरकार ज्यादा इंटरफेयर कर रही है राज्य सरकार की एजुकेशन पॉलिसी में। समझ में आया। उसके बाद वो दूसरा एग्जांपल देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को ही जिम्मेदारी दी गई थी एजुकेशन की। लेकिन भारत सरकार ने फेडरल कंट्री तो अपने आप को माना ही माना, ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने संविधान में वैसे फेडरल शब्द कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं, क्वासी फेडरल मानते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने क्या करा, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बनाया। और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का जो रोल केवल जो है एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करना नहीं था, बल्कि पॉलिसी में इंटरफेयर करना और ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे क्या हो, नेशनल डेवलपमेंट और क्या हो, नेशनल बिल्डिंग हो। अब आपको लगेगा कि सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो होना चाहिए तभी तो नेशनल बिल्डिंग होगी, डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल। लेकिन ये किस आधार पे कह रहे हैं? ये इस आधार पे कह रहे हैं कि अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाया भी तो उसका कोऑर्डिनेशन वाला रोल होना चाहिए था। लेकिन आपने उसका रोल कैसा दे दिया, उससे भी और ज्यादा दे दिया, राज्य सरकार की अपनी क्या है, ऑटोनॉमी छीनी। वो इस वे में कहना चाह रहे हैं। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं, हम इनके मत से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इनका मत पढ़ना भी हमें क्या है, जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड जैसे होगी वैसे हम अपने आंसर को मोल्ड करेंगे। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के तुरंत बाद, ए मोर सब्सटेंशियल स्फीयर ऑफ द सेंट्रल एक्टिविटी एजुकेशन इमर्ज इन द सेम ऑफ द एडवांस इंस्टीट्यूशन इन द प्रोफेशनल फील्ड, स्कूल स्पेशली मीन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द सिविल सर्वेंट ट्रांसफरेबल अक्रॉस इंडिया। आजादी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन स्कूलों को ज्यादा फंडिंग दी या उन स्कूलों को ज्यादा तवज्जो दी कि जो बेचारे सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, जिनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता था, आज यूपी में, कल एमपी में है, तो उनके बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चों को अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो वो भी ये सेंट्रल स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाते थे क्योंकि ट्रांसफर आसानी से हो जाता है, टीसी का ज्यादा इशू नहीं होता है। समझ में आया? तो इन्होंने उन्हीं इंस्टीट्यूटों को क्या करा, मजबूत करा। तो एक गैप आ गया, समझ में, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट में और प्रोविंसेस यानी स्टेट गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट में, ये कह रहे हैं। और ऐसे इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा क्या करी थी, फंडिंग रिसीव करी थी, उनकी तुलना में स्टेट जो है उतनी फंडिंग तो कर ही नहीं सकता था अफोर्ड, इतना ज्यादा इनको फायदा दिया गया। 3 सिस्टम बनाया गया। 3 सिस्टम क्या है यहां पे? 3 सिस्टम का कहने का मतलब इनका यह है कि एक सेंट्रल सिस्टम है जहां पे क्या है, इंग्लिश मीडियम वाला बोर्ड है यानी कि सीबीएसई, ठीक है, या आपका जो है और भी कुछ बोर्ड होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा लेवल क्या है हमारा? दूसरा लेवल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी राज्य सरकार के बोर्ड आते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर। और तीसरा सिस्टम कौन सा है हमारा? प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, क्लियर। इस 3 तरह के सिस्टम को ये समझाना चाह रहे हैं। India has now 3 system education. There is a central system running exam board in all India level affiliated with the English medium private school catering to regional elites. तो भैया जो आपके रीजनल इलाइट, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए क्या था उस समय सिस्टम? इंग्लिश मीडियम वाला क्या था? सीबीएसई वाला सिस्टम था, ठीक है। टू द स्कूल चेन रन बाय द सेंटर एज ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम
The central system also include the advanced professional institute and the university that has access to the greater per capita funding that what their counter parts run by the state can afford. ये कह रहे हैं और इस सेंट्रल सिस्टम वाले एजुकेशन सिस्टम को और इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज्यादा पर कैपिटा फंडिंग दी गई बच्चों की, मतलब एक यूनिवर्सिटी में कितने लोग पढ़ रहे हैं या एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके आधार पर उनको फंड ज्यादा प्रोवाइड किए गए स्टेट की तुलना में. These later ones belong to the second system which also feature प्रोविंशियल सेकेंडरी बोर्ड, यानी कि वो यूपी बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, एफिलेटिंग स्कूल टीचिंग इन द स्टेट लैंग्वेज. और एक होते हैं हिंदी मीडियम होते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी मीडियम चल रहा है, उत्तराखंड में भी हिंदी मीडियम चल रहा है, तो एक डिफरेंस आ रहा है बोर्डों में. और जो तीसरा सिस्टम होता था वो प्योरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाला होता था, जिसमें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी होती है. आजकल आप देखो हर आपको बाईपास पे एक जो है कौन सा निकल जाएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट निकल जाएगा, ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड का. तो ये तीन सिस्टम में क्या है, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, बहुत ज्यादा ग्लोबल जो भारत में आने लग गई है. तो इन तीन तरह का वो सिस्टम समझा रहे हैं. फिर उसके बाद कह रहे हैं एन एक्सप्लिसिट अटेम्प्ट वाज मेड अंडर द आरटीआई एक्ट टू ब्रिज द फर्स्ट टू सिस्टम. पहले दो सिस्टम कौन कौन से, एक तो सेंटर वाला सीबीएसई बोर्ड वाला, ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा है आपका स्टेट बोर्ड वाला. इन दोनों को क्या किया गया, ऑगमेंटेड किया गया कि भैया यहाँ पे आरटीआई राइट टू एजुकेशन लगाया जाए, जिससे हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले. आरटीआई इज ए पार्लियामेंट्री लॉ प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड कॉल टू द प्राइवेट स्कूल टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस बाय देयर कोटा रूट्स. और ये पार्लियामेंट से लाया गया था राइट टू एजुकेशन, ठीक है. इसमें क्या हुआ, सरकारी स्कूलों को तो अनिवार्य है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते थे, कोटा करते हैं. आपको पता है एक ईडब्ल्यूएस वाला कोटा होता है, एक राइट टू एजुकेशन वाला कोटा होता है कि राइट टू एजुकेशन से कितने बच्चे पढ़ने हैं, तो उनका कोटा डिफरेंस होता है. क्लियर. इन द हायर एजुकेशन सच एज अटेम्प्ट टू बैलेंस द प्राइवेट ऑटोनॉमी विथ एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस येट टू मेड. जबकि हायर एजुकेशन में कुछ ऐसा आरटीआई वाला सिस्टम है ही नहीं कि भैया हायर एजुकेशन में भी गरीब तबके का बच्चा पढ़े, ऐसी कुछ प्रावधान किया ही नहीं गया, और इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में भी नहीं किया गया. क्लियर. तो ये एक फॉल्ट है. आगे बढ़ो, आप इनकी आइडियोलॉजी समझ नहीं पाओगे, लेकिन जैसे जैसे आर्टिकल आगे बढ़ता जाएगा तो थोड़ा समझोगे कि कहना क्या चाह रहे हैं. उन्होंने फिर एक एग्जांपल दिया तमिलनाडु का, जो रिसेंट एनईईटी नीट वाला केस हुआ था, जिसमें तमिलनाडु जो है अपने जो तमिलनाडु बोर्ड वाले बच्चे उनको एक्स्ट्रा क्या देना चाह रहा था, रिजर्वेशन देना चाह रहा था. क्योंकि उनका कहना था कि भैया अगर ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है तो उसमें सीबीएसई वाले बच्चे ज्यादा आगे निकल जाएंगे. समझ में आ गया. और जो वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में पढ़े वो पीछे हट जाएंगे, तो उनको आरक्षण देना चाहिए था. ठीक है, तो हालांकि ये रद्द हो गया था, लेकिन ये इशू हमें याद रखना है कि रिसेंट अटेम्प्ट मेड बाय तमिलनाडु टू क्रिएट द मोडेस्ट कोटा इन द नीड फॉर द स्टूडेंट हु अटेंडेड गवर्नमेंट स्कूल पॉइंट टुवर्ड एन एंडेमिक प्रॉब्लम एग्जैगरेटेड बाय सेंट्रलाइजेशन. और ये राइटर जो है एडिटोरियल के वो कहना चाह रहे हैं कि ओवर सेंट्रलाइजेशन का, ज्यादा केंद्रीकरण का सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल ये है तमिलनाडु ने जो रिसेंट क्या है रिजर्वेशन कोटा निकाला था, और नीट का जो पूरा लेवल पे हो रहा है उसका क्या किया था, विरोध किया था. समझ में आया. आगे बढ़ो. क्रिटिसिज्म करने के लिए उन क्या है, उन्होंने बोला कोई भी नई पॉलिसी डॉक्यूमेंट अंडर एस्टिमेट द प्रॉब्लम ऑफ रिकाउंसलिंग द थ्री सिस्टम. इन तीन सिस्टम को ही हम दोबारा अच्छी तरह एनालिसिस करके और इस बार की नेशनल एजुकेशन ड्राफ्ट पॉलिसी में उनकी कमी को दूर करते तो ज्यादा अच्छा होता. ये कह रहे हैं कि तुमने एक नया सा इनोवेटिव सिस्टम दे दिया, अब वो इनोवेटिव सिस्टम का जो बेस है, जो रूट कॉज है, वहां पे तो आपने कुछ किया ही नहीं. तो यानी कि जो आपका नया इनोवेटिव जो है आपका क्या कहते हैं सिस्टम है ड्राफ्ट वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, क्योंकि बेस में ही क्या है, कमजोरी है. ये ऐसा कहना चाह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि द आर्किटेक्ट ऑफ द मैनी of our national level institute, the late JP Nayak, used to say that we must ask what kind of human being and the society we want before we draft a policy in education. कितना प्यारा स्टेटमेंट है इनका, आप ऐसे तक में कोट कर सकते हो. ये कह रहे हैं कि भैया जेपी नायक का कहना था कि हमें कोई भी एजुकेशन पॉलिसी बनाने से पहले यह सोचना चाहिए कि किस तरीके का इंसान हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. क्योंकि एजुकेशन क्या करता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारी पर्सनालिटी के लिए. अगर आप मशीन बनाना चाह रहे हो तो भैया वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ा दो. अगर आप इंसान को क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज में बढ़ाना चाह रहे हो तो भैया बीए लेवल की चीजें बढ़ाओ. समझ में आया. तो इस तरीके से जो हम कैसा इंसान बनाना चाह रहे हैं ये एजुकेशन पर डिपेंड करता है. सफिशिएंट इंडिकेशन हैज एक्सिस्टेड
फॉर मैनी ईयर नाउ द इकोनॉमिक पॉलिसी फेवर ग्रेटर प्राइवेट इंटरप्राइजेस इन द हायर एजुकेशन। और बहुत सारे हमें ये क्लू मिले हैं, ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ज्यादा बढ़ावा दे रही है हायर एजुकेशन में, जो एक गलत है। मैंने आपको बताया था ना कि मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट कॉलेज हो रहा है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आ जा रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड गिर रहा है हायर एजुकेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बुरा स्थान है हमारा, है कि नहीं है। पीएचडी की जो है जितनी भी डिग्री है उसमें ज्यादातर क्या है, कॉपी पेस्ट वाली, रिसर्च हो ही नहीं रही। समझ में आया। तो ये क्रिटिसिज्म क्यों है, क्योंकि आप शुरुआत में जो है फंडिंग वाली प्रॉब्लम है। अब आप चाहे कोई सा भी ऐसा सिस्टम लेके आओ, जब फंडिंग ही नहीं करोगे उनको और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई भी पॉलिसी सर्वाइव नहीं करेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। सिमिलर इज द क्वेश्चन ऑफ द ऑटोनॉमी। वो कह रहे हैं कि ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं कि केवल पैसा दे दो, ऑटोनॉमी का मतलब डिसीजन मेकिंग में भी उनको ऑटोनॉमी दो। समझ में आया। आप सोचते हो कि हमने किसी को फाइनेंशियल टर्म में ऑटोनॉमी दे दी, उसी से काम हो जाएगा, नहीं। और एक चीज और उन्होंने बोली है, ये वाली चीज जो है मुझे सबसे अच्छी इस आर्टिकल में लगी, जो अभी किसी किताब में भी नहीं है, इसको एकदम याद कर लेना, समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा टफ है। पढ़ते हैं पहले, हिंदी माध्यम वालों को सबको समझ में आ रहा है ना। द मैनी डिफरेंट वे इन विच द स्टेट्स हैज मेंटेन देयर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कैन नॉट ऑल बी रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ द डिसफंक्शन और फेलिंग द सिस्टम। ये कहना चाह रहे हैं कि हर प्रदेश की अपनी अपनी क्षमता है स्कूलों को और कॉलेजों को चलाने की, ठीक है। अब उनके कॉलेजों को आप बाहर से देख के, यूनिवर्सिटी को बाहर से देख के ये नहीं बता सकते कि भैया वो काम नहीं कर रही है, यहाँ पे क्या है, फेल्योर है। फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड का ही ले लो। अब उत्तराखंड में क्या है, दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो भैया वहां पे आप यूनिवर्सिटी भी देखोगे, दो यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, वो भी देखोगे 3-4 कमरों के हैं, छोटे छोटे कॉलेज हैं। आपके प्राइमरी स्कूल ज्यादा बड़े होते हैं। तो अगर आप उनको बाहर देख के बोलोगे यार इनकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है ना, वहां फाइनेंशियल हेल्थ का कोई इशू नहीं है, खूब ज्यादा फंडिंग है। समझ में। अगर आप वहां पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, अभी पहाड़ों पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना ही नहीं सकते। समझ में क्यों, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, तो उतना ही बच्चे आ जाए, इतना अनिवार्य है। ऐसे हर प्रदेश का अपना अपना है। अब आप क्या करते हो, आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया नहीं है कि कैसे हम डिसफंक्शनिंग या ये डिसाइड कर दें कि यहाँ पे ये एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, फेल्योर की तरफ जा रही है। और अगर वो कह रहे हैं कि हाँ अगर फेल्योर ही आपको क्राइटेरिया बनाना है, आगे पढ़ो, इफ फेल्योर इज द क्राइटेरिया फॉर द चॉइस ऑफ द रेमेडी, अगर आपको किसी को सहायता देनी है सरकार को, और आप ये मान रहे हो कि हम केवल जो है बीमारू यूनिवर्सिटी को या बीमारू इंस्टीट्यूशन को ही क्या देंगे, सहायता देंगे, तो भैया ग्रेडेशन ऑफ फेल्योर विल हैव टू बी डिटरमाइंड फर्स्ट। यानी कि ग्रेड होना चाहिए। जैसे मैं 5, 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेड देता हूं। 5 ग्रेड का मतलब हाईली बीमारू यूनिवर्सिटी है, 4 ग्रेड का मतलब कम है, 1 का मतलब क्या है, अभी शुरुआत हो सकती है बीमारी की, और दूसरे 30 का मतलब मॉडरेट है। तो आपको उसमें भी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। एंड देयर कॉजेज स्टडी बिफोर द रेमेडियल स्टेप आर कंटेम्पलेटेड। और इनको सहायता देने से पहले आप सोचोगे कि भैया क्या इनकी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए कि कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण ये दुर्दशा आई, किस कारण ये यूनिवर्सिटी की इतनी बुरी हालत हो गई, पॉलिटिजाइजेशन के कारण हो गई, फंड की कमी के कारण हो गई, या उसके बगल में एक नया इंस्टीट्यूट खुल गया जो बच्चे वहां पे शिफ्ट हो गए। समझ में आया। यानी कि आप रेमेडी तो दो, वो मना नहीं कर रहा, लेकिन रेमेडी देने से पहले ग्रेडिंग भी करो कि कौन ज्यादा बीमार है, बीमार इन द सेंस सिक। समझ में आया। किस यूनिवर्सिटी की ज्यादा हालत खराब है। आप मेरी बात समझ सकते होगे, ये आपको जरूर लिखना है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि जैसे मेरा फेमस डायलॉग है नीति आयोग वाला कि भैया एक ही साइज का जूता सबके पैरों में नहीं फिट हो सकता, तो आप सेंटर से सारी चीजें डिसाइड नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। और ये जो है लिखने वाले एडिटोरियल ये मानते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें फेडरलिज्म इशू क्या है, बना रहेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं पावर नहीं दी गई है। समझ में आया। हमारा एजुकेशन पहले शुरुआत में एजुकेशन जो था हमारा क्या था, स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन 1976 में अमेंडमेंट किया गया, 42वां अमेंडमेंट, फिर इसको क्या बनाया गया, कॉन्करेंट सब्जेक्ट बनाया गया, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस पे क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, ये आपको पता ही है। क्लियर। तो इसी के साथ जो है ये हमारा क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्लियर। और जो है आगे जो वीडियो आएगा इसका पार्ट नंबर 2 उसको आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज डू लाइक शेयर। ठीक है, इस वीडियो को आप जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हम बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।